नमस्कार दोस्तों, जीजीएस एकेडमी की अगली वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आज की डेट लिखी हुई है 15 सितंबर 2022। आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंजीनियर्स डे के रूप में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, स्पेशली उन बच्चों को जो बच्चे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, एलसीएम एंड एचसीएफ। यहाँ पे एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखिए समापवर्त्य को अगर हम तोड़ें तो इसको हम लिख सकते हैं सम प्लस अपवर्त्य। ठीक है, अपवर्त्य को हम गुणज भी बोलते हैं। ठीक है, और समापवर्तक को अगर हम तोड़ें तो इसको लिख सकते हैं सम प्लस अपवर्तक। ठीक है, अपवर्तक को हम गुणनखंड भी बोलते हैं। ठीक है, अब लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, ये इसके नाम में ही छुपा है। लघुत्तम का अर्थ है सबसे छोटा और समापवर्त्य का मतलब है समधन अपवर्त्य, मतलब समान अपवर्त्य। अपवर्त्य को हम गुणज भी बोलते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब क्या हो गया? सबसे छोटा गुणज। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मतलब लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, मल्टीपल मतलब गुणज। ठीक है, तो सबसे छोटा गुणज। ठीक है, तो जिन भी संख्याओं का हमने लघुत्तम समापवर्त्य या फिर एलसीएम निकालना होगा, वहाँ पे हम ये देखेंगे कि उन सभी संख्याओं का सबसे छोटा समान अपवर्त्य या फिर कॉमन मल्टीपल क्या है। ठीक है, और महत्तम समापवर्तक की बात करें अगर, तो महत्तम का अर्थ होता है सबसे बड़ा। ठीक है, तो महत्तम मतलब सबसे बड़ा, समापवर्तक मतलब सम प्लस अपवर्तक मतलब समान अपवर्तक। अपवर्तक को गुणनखंड भी बोलते हैं। इसका मतलब महत्तम समापवर्तक या फिर एचसीएफ होगा सबसे बड़ा समान अपवर्तक या फिर समान गुणनखंड या फिर कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जिन संख्याओं का हमने एचसीएफ निकालना होगा उन सभी का गुणनखंड लिखेंगे। तो जो उन फैक्टर्स में कॉमन होगा सारी संख्याओं का, जिन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना है, उनमें सबसे बड़ा हम देखेंगे कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। ठीक है, तो ये हो गई महत्तम समापवर्तक की बात। इस वीडियो में मैं यूज़ करने वाली हूँ लघुत्तम समापवर्तक के लिए लस और महत्तम समापवर्तक के लिए मस। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो अगर लस या फिर एलसीएम की डेफिनेशन देखें तो ये होती है दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम या लस वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे 2, 4, 6 का अगर लस निकालें तो वो 12 आएगा। ठीक है, तो 12 कैसे होगा? 12 जो होगा इन तीनों ही संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है,
ऐसे देखा जाए वो तो 24 भी इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य होगा, ठीक है। 36 भी इनसे पूर्णतः विभाज्य होगा, ठीक है। तो लसा की डेफिनेशन क्या होती है? छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। तो जो सबसे छोटा गुणज होगा इन तीनों ही संख्याओं का, वही क्या होगा? इनका लसा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, दी गई संख्याओं का छोटा से छोटा उभयनिष्ठ गुणज, ठीक है, जो इन तीनों का गुणज हो। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, ठीक है, जो इन तीनों का गुणज होगा और सबसे छोटा होगा, वही उन संख्याओं का लसा होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं लसा ज्ञात करने की विधियाँ, मेथड्स टू कैलकुलेट एलसीएम, ठीक है। एक विधि होती है भाग विधि, ठीक है, पहले उसको देखेंगे। दूसरी एक और विधि होती है गुणनखंड विधि, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो देखिए भाग विधि में हम करते क्या है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं जब तक सभी संख्याओं के जगह पर एक ना आ जाए, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर सभी अभाज्य भाजकों को गुणा करने पर जो गुणनफल आता है वही उन संख्याओं का एलसीएम होता है, ठीक है। मान लीजिए इन संख्याओं का हमें लसा निकालना है 16, 24, 36 और 54 का, ठीक है। तो इन संख्याओं को हम ऐसे कॉमा करके लिखेंगे, ठीक है, और हम दो लाइनें खींचेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इन सभी ही संख्याओं के इकाई के स्थान पर सम संख्या आ रही है। इसका मतलब ये सभी संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित होंगी और 2 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब 2 से 16 कितनी बार जाएगा? 8। 2 से 24 कितनी बार जाएगा? 12। 2 एक के 2, 2 अट्ठे 16। 2 से 54, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है। फिर लाइन खींचेंगे। फिर अभी इनमें से ये तीनों संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, ठीक है। ये नहीं है तो इसको हम ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 नवा 18 और 27 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं है तो हम इसको ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। फिर लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 9 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगा, 9 को ऐसे ही उतार देंगे, 27 को ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। फिर लाइन खींचेंगे, फिर 2, 2 एकम 2, 3 पूर्णतया विभाजित नहीं होगा, 3 को ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। 9 को ऐसे ही उतार देंगे, 27 को ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। फिर लाइन खींचेंगे। अब इसके बाद 2 के अलावा कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है वो देखेंगे जिससे इन तीनों में से कोई एक भी संख्या पूर्णतया विभाजित हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ही ऐसी संख्या है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, 1 उतार देंगे ऐसे ही, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 नवा 27। फिर 3 लिखेंगे, 1 1 1 3, ठीक है। फिर 3 लिखेंगे, 1 1 1 और 1, ठीक है। यहाँ पे चारों संख्याओं के स्थान पर 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वो अभाज्य संख्याएं चुनी जिससे इन चारों ही संख्याओं में कम से कम एक संख्या पूर्णतया विभाजित हो रही हो, ठीक है। फिर उसके नीचे हमने भाग दे के भागफल को नोट करते गए, ठीक है। अगर कोई संख्या पूर्णतया विभाजित नहीं है तो हमने उसको छोड़ दिया, हमने उसको ऐसे ही उतार दिया अगली लाइन में। फिर अगेन हमने अभाज्य संख्या चुनी जिससे इनमें से कोई एक भी संख्या पूर्णतया विभाजित हो, ठीक है। जितनी संख्याएं इनमें पूर्णतया विभाजित होंगी उसको हमने सिलेक्ट कर लेना है और भागफल इस लाइन में उतारते जाना है। अगर पूर्णतया विभाजित नहीं है तो हमने उस संख्या को उसी तरीके से उतार देना है, ठीक है। अब अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये जो भाजक आए हैं, ये जो अभाज्य संख्याएं हमने यहाँ पे ली हैं जिनसे हमने इन संख्याओं में भाग दिया है, वो जितनी यहाँ पे आई हैं, ठीक है, 1 लाने के लिए, यहाँ पे 1 लाने के लिए, चारों ही संख्याओं के स्थान पर 1 लाने के लिए उन सभी भाजक संख्याओं को हम
जो कि अभाज्य संख्याएं हैं, गुणा करते जाएंगे। ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इसको जब हम गुणा करके लिखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणा 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो 16 सत्ते 112 के 2, 16 दूनी 32 और 11 43। तो ये हो जाएगा 432, जो कि लसा है किसका किसका, 16, 24, 36 और 54 का। ठीक है, तो अगला है गुणनखंड विधि। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर उभयनिष्ठ गुणनखंडों को एक बार लेकर सभी गुणनखंडों का गुणनफल प्राप्त करते हैं। यही जो गुणनफल आ रहा है गुणा करने के बाद, यही दी हुई संख्याओं का एलसीएम होता है। ठीक है, तो मान लीजिए यही जो ऊपर संख्याएं जिनका अभी हमने एलसीएम निकाला भाग विधि से, उसी को हम गुणनखंड विधि से करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, तो वही संख्याएं हैं 16, 24, 36 और 54। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करना है, कैसे करेंगे, चलिए 16 का करते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो उसी तरीके से 24 का कर लीजिए। ठीक है, तो ये पहले 2 से जाएगा, 2 12, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। फिर 36 का कर लीजिए, ये 2 से जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, ये अब 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 इक्के 3। ठीक है, फिर ऐसे ही 54 का कर लीजिए, यहाँ पे कर लेते हैं। 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों को ऐसे लिखना है, 16 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 24 बराबर लिख लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, उसी तरीके से 36 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, और 54 बराबर क्या है, 54 बराबर है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये 2 जो है चारों में ही आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लसा लिखेंगे, लसा या फिर एलसीएम बराबर हो जाएगा, ये 2 चारों में ही आ रहा है तो इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे ये 2 इन 3 में आ रहा है, ठीक है, इसमें नहीं आ रहा है, तो इन 3 में आ रहा है इसलिए इसको हम एक बार लिखेंगे, गुणा 2 हो गया। फिर अगला 2 क्या है, इन सिर्फ 2 ही में आ रहा है, ठीक है, इसको भी एक बार लिख देंगे। ठीक, फिर ये 2 एक ही में आ रहा है, इसको भी एक बार लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों तो एक बार लिखा चुके हैं क्योंकि ये दोनों में था, ये वाला 2 लिखा चुका है। ठीक, ये 3 जो है अभी नहीं लिखाया है। ठीक, तो ये वाला 3 अगर लेके चलेंगे तो ये 3 इन तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो 3 एक बार लिख देंगे। उसी तरीके से ये वाला देखिए ये हो चुका है, ये सारे हो चुके थे। अब ये वाला 3 दोनों में कॉमन है तो इसको भी हमने एक बार लिख दिया। ठीक, अब ये वाला 3 शेष रह गया है, फिर एक बार लिख दिया। ठीक, इसको हम जब गुणा करके लिखेंगे तो कैसे आएगा, देखिए उतने ही 4 2 यहाँ पे आ रहा था और 3 3 बार आ रहा था, 4 2 यहाँ पे आया और 3 जो है 3 बार आया। ठीक, तो इसको जब गुणा करेंगे तो उतना ही आ जाएगा 432। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है ये कैसे कर रहे हैं, कॉमन गुणनखंडों को सिर्फ एक बार लिखना है। ठीक है, अगर एक बार लिख दिया, ये 2 चारों में है, एक बार लिख दिया,
ये 2 3 ही में है, इसको एक बार लिख दिया, घेरते जाएंगे ऐसे ताकि क्लियर रहे। ठीक है, ये 2 इन दोनों में ही आ रहा है तो इसको एक बार लिख देंगे। ठीक, फिर ये 2 को लिख देंगे। अब ये सारे जो 3 बचे थे उनको इस तरीके से हमने देख लिया था। ठीक है, आप पैक करके देखिएगा, फिर से समझ में आ जाएगा। अगला है मौसा या फिर HCF। ठीक है, तो मौसा की डेफिनेशन अगर देखें, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा या HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दी हुई सभी संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जाएं। जैसे अगर मान लीजिए हमको निकालना है 12, 18 और 24 का मौसा, तो हमने थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इनके कॉमन गुणनखंड क्या है। ठीक है, कॉमन गुणनखंड क्या है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा सोचें तो 2 जो है इन तीनों ही संख्याओं का गुणनखंड होगा, क्योंकि 2 इन तीनों ही संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करेगा। ठीक है, उसी तरीके से 3 से भी ये संख्याएं पूर्णतया विभाजित होंगी, 6 से भी ये पूर्णतया विभाजित होंगी। ठीक है, बीच में 4 और 5 आ रहे हैं। ठीक है, उनसे ये संख्याएं, तीनों ही संख्याएं पूर्णतया विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, तो 2, 3 और 6। ठीक है, बाद में इसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 ये सब विभाजित नहीं होंगी। अगला आएगा 12, जिससे 12 तो विभाजित होगा, 18 नहीं होगा, 24 होगा। तो तीनों ही संख्याएं 12 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो रही हैं। बाकी उसके बाद 12 से बड़ी संख्याएं जब होने लगेंगी तो उनको तो देखना ही नहीं है, क्योंकि 12 से बड़ी संख्याओं से 12 में भाग दिया जाएगा तो वो 1 से कम आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे पूर्णतया विभाजित होने वाली कंडीशन रही नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों ही संख्याओं के जो गुणनफंड आ गए वो हैं 2, 3 और 6, जो कि कॉमन है, इन तीनों के ही कॉमन गुणनखंड हैं। तो गुणनखंड तो ये तीनों हैं। ठीक है, इन तीनों ही संख्याओं से ये तीनों ही संख्याएं पूर्णतया विभाजित होंगी, लेकिन जो इनमें सबसे बड़ा होगा, जो हाईएस्ट होगा, वो क्या कहलाएगा? मौसा। ठीक है, HCF। तो इन तीनों संख्याओं का 12, 18 और 24 का HCF क्या होगा? 6। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मौसा ज्ञात करने की विधियों की, मेथड्स टू कैलकुलेट HCF। ठीक है, तो इसमें भी वही है, 2 विधियां हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। ठीक है, पहले बात करेंगे भाग विधि की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है भाग विधि का, कि भाग विधि में करते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो, मान लीजिए कोई 3 संख्याएं दे रखी हैं, उनका मौसा निकालने की विधि है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इस विधि में दी गई संख्याओं में से सर्वप्रथम 2 संख्याएं लेते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं और जो शेष बचता है उसे छोटी संख्या में भाग देते हैं, तथा शेषांश से प्रथम शेष भाजक को भाग देते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, 2 कोई संख्या हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, जैसे मान लीजिए 12, 18 और 24 का हमने मौसा चाहिए। ठीक है, तो इनमें से कोई 2 संख्याएं हम सेलेक्ट करेंगे, कोई 2 संख्याएं लेंगे। मान लीजिए हमने ले लिया 12 और 18। ठीक है, तो हमको क्या करना है, छोटी संख्या 12 से बड़ी संख्या 18 में भाग देना है। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 1, 12, यहाँ पे शेष कितना बचेगा, 6। ठीक, अब जो ये शेष आया है, ठीक है, इस शेष से इस भाजक में जो छोटी संख्या थी, ठीक है, उसमें भाग देंगे। तो 6 से हम 12 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2, 12, 6 दूनी 12। ठीक है, यहाँ पे शेषफल बच गया 0। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं और जो शेष बचता है उसे छोटी संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, जो शेष बचा था यहाँ पे 6, उससे छोटी संख्या में भाग दिया था। ठीक है, तथा शेषांश से प्रथम शेष भाजक को भाग देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे शेष 0 नहीं आता, कुछ एक और मतलब 0 से बड़ा आता। ठीक है, तो इस संख्या से यहाँ जो शेष आता
उससे प्रथम शेष जो आया था उसमें भाग देते। ठीक है, ये चीज़ तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, तो ये यहीं पे शेषफल 0 आ गया है। अगर ये 0 नहीं आता तो क्या करते, इसमें फिर से भाग देते। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इस क्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक शेष 0 ना हो जाए। ठीक है, अंतिम भाजक ही उन दोनों संख्याओं का मौसा होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या लिखा कि अंतिम भाजक, ये जो 6 आ रहा है जिससे शेषफल 0 आ रहा है, ये क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का, जो संख्याएं हमने सिलेक्ट की थी इन दोनों संख्याओं का मौसा हो गया। ठीक है, 6 हो गया इन दोनों संख्याओं का मौसा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब इस मौसा और तीसरी संख्या का उपरोक्त क्रिया द्वारा मौसा निकालते हैं। ठीक है, इस तरह 3 संख्याओं का मौसा निकलता है। ठीक है, तो जो ये मौसा आया 6 और जो तीसरी संख्या है 24, अब इन दोनों का मौसा निकालना है, तो वही क्रिया दोहराएंगे, यही वाली 6 से 24 में भाग देंगे। ठीक है, ये आ रहा है 6 चौके 24, 0 आ गया, शेष 0 आ गया, तो इसका मतलब 6 ही 6 और 24 का मौसा है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ शेषफल 0 के अतिरिक्त कुछ आता तो हम इस शेषफल से 6 में भाग देते, फिर अगर शेष 0 आता तो ये मौसा होता। ठीक है, फिर ये इन तीनों संख्याओं का मौसा होता। ठीक है, तो ये तो 3 संख्या की बात हुई। मान लीजिए यहाँ पे कुछ शेष, यहाँ पे ये मौसा 6 आ गया और कोई और संख्या होती, फिर इस मौसा और वो चौथी संख्या लेते, फिर उन दोनों का मौसा निकालते और वो उन चारों का मौसा होता। ठीक है, तो ये 3 संख्याओं का मौसा याद करने की विधि है। 4 संख्याएं होंगी, उनको हम और देखेंगे। ठीक है, आगे मौसा निकालने की अगली विधि है गुणनखंड विधि। तो देखिए, इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर सभी संख्या से उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंडों का गुणनफल ही HCF होता है। ठीक है, तो ये HCF निकालने की विधि हम देख रहे थे। तो गुणनखंड विधि ये है कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे और वहाँ से कॉमन गुणनखंड छांट लेंगे, उनका गुणा कर देंगे, वही हो जाएगा मौसा। ठीक है, तो भाग विधि वाली ही संख्याओं का एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, 12, 18 और 24 का। ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12, 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। ठीक है, फिर 18 का, 2 नवा 18, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। ठीक है, अगला है 24, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6 और यहाँ 3 एकम 3। ठीक है, 1 आने तक यहाँ पे अभाज्य संख्याएं लेके भाग देते रहते हैं। ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3, 24 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 तीनों में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 ये तीनों में दिख रहा है। ठीक है, ये 2 इसी एक ही में है, 3 ये एक ही में है, नहीं ये 2 एक ही में नहीं था, ये 2 इन दोनों में था लेकिन इसमें नहीं था। ठीक है, ये 3 सिर्फ इसी में है, इन दोनों में नहीं है। ठीक है, तो कॉमन गुणनखंड क्या आ गए, 2 और 3, तो इन दोनों का गुणा करके जो आएगी संख्या HCF होगी। HCF बराबर क्या होगा, 2 गुणा 3 बराबर 6। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, यदि अभाज्य गुणनखंड घातों के रूप में हो तो लस अधिकतम घात वाला अभाज्य गुणनखंड होता है और मस न्यूनतम घात वाला अभाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई 3 संख्याएं हैं, 3 की पावर 6, 3 की घाते 6, 3 की घाते 8 और 3 की घाते 11। ठीक है, इनका लस क्या होगा, इनका लस क्या होगा, अधिकतम घात वाला अभाज्य गुणनखंड इनका लस होगा। तो इन तीनों संख्याओं का लस होगा 3 की घाते 11। उसी तरीके से इनका मौसा क्या होगा, मौसा जो इसमें न्यूनतम घात मतलब सबसे कम घात वाली संख्या है वो होगी इनका मौसा।
ठीक है, 3 की पावर 6। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये लसा और मसा, एलसीएम एंड एचसीएफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।